हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उसके लिए एनएमडीसी का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपसे मशीन डिज़ाइन के इम्पॉर्टेंट 25 यानी कि 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 88 है, यानी कि इससे पहले हम एनएमडीसी के टोटल 87 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जो कि मॉडल पेपर को डिज़ाइन में रख के हमने बनाया है उसके सिलेबस को देखते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्लीव और मफ कपलिंग इज डिजाइंड एज अ डन सिलेंडर, थिक सिलेंडर, सॉलिड शाफ्ट या हॉलो शाफ्ट। तो आपका स्लीव या मफ कपलिंग जो है वो किसके लिए डिज़ाइन होता है? तो वो आपका हॉलो शाफ्ट के लिए होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए, जो मफ कपलिंग हो या फिर जो कपलिंग होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो आपने ट्रेन की बॉगीज़ को देखा होगा जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो कपलिंग का मतलब क्या होता है कि एक जॉइंट का दूसरे जॉइंट में जॉइंट हो जाना कपलिंग है, और एक दूसरे से अलग हो जाना वो डी कपलिंग है। तो ये हमारा कपलिंग के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने मशीन डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया है जो कि आपके बार बार एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्क्रू यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन शुड हैव, यानी कि जो स्क्रू यूज़ होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए वो क्या होना चाहिए? उसमें लो इफिशिएंसी होना चाहिए, हाई इफिशिएंसी होना चाहिए, वेरी फाइन थ्रेड होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग टीथ होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको स्क्रू बोला जाता है। ये एलन की के थ्रू टाइट होता है, ये इसके यहाँ पे थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो जो स्क्रू होता है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए उसमें हाई इफिशिएंसी होना चाहिए, यानी कि उसकी इफिशिएंसी हाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि व्हेन बेवल गियर कनेक्ट टू शाफ्ट होज एक्सेस इंटरसेक्ट एट अ स्मॉल एंगल। क्या बोल रहा है कि जो बेवल गियर है अगर उसका जो एक्सेस इंटरसेक्शन है वो आपका राइट एंगल से ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर देन राइट एंगल, एंड वन ऑफ द बेवल गियर हैज़ अ पिच एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन दे आर नोन एज एंगुलर बेवल गियर, क्राउन बेवल गियर, इंटरनल बेवल गियर या मीटर गियर। तो उसको बोला जाता है आपका क्राउन बेवल गियर। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए क्राउन बेवल गियर का कैसा एग्जांपल है, तो ये देखिए एक शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है, तो ये एक दूसरे के कितने पे डिग्री पे है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ठीक है। 90 डिग्री रहे या 90 डिग्री से ज़्यादा रहे तो आपका क्राउन बेवल गियर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि नंबर ऑफ स्लॉट्स इन अ 25 कैशल नट, यानी कि जो कैशल नट होता है उस नट के ऊपर में कितने स्लॉट्स होते हैं 25 में? 2, 4, 6 या 8। तो टोटल स्लॉट्स होते हैं आपके 6। डायग्राम देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये आपका कैशल नट का डायग्राम है। इसमें देखिए स्लॉट्स कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका 6, ठीक है। तो टोटल कितना था आपका 25 में? 6 है, ठीक है। तो 6 लॉक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द एप्लीकेशन ऑफ अ थर्ड टाइप लीवर इज फाउंड इन, यानी कि जो आपका थर्ड टाइप का जो लीवर होता है उसका एप्लीकेशन या उसका यूज़ कहाँ पे होता है? हैंड पंप में, हैंडल ऑफ हैंड पंप, या हैंड व्हील ऑफ अ पंचिंग प्रेस, या लीवर ऑफ अ लोडेड सेफ्टी वॉल, या पेयर ऑफ टोंग। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्ड टाइप लीवर जो है वो आपका पेयर ऑफ टोंग में होता है, यानी कि डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो अभी आपने जब कभी भी लीवर के बारे में पढ़ा होगा तो लीवर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइप लीवर या क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 में क्या होता है। तो फर्स्ट वाले में क्या होता है आपका फलक्रम बीच में होता है, सेकंड वाले में आपका लोड बीच में होता है, और थर्ड वाले में आपका एफर्ट बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लॉकिंग डिवाइस इन विच द बॉटम सिलेंड्रिकल पोर्शन इज रेसेस टू रिसीव अ टॉप टिप ऑफ अ लॉकिंग सेट स्क्रू इज कॉल्ड कैशल नट, जैम नट, रिंग नट या सॉन नट। तो क्या बोल रहा है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, तो ये डेफिनेशन है आपकी रिंग नट की। तो ये आपका रिंग नट है। रिंग नट जो नॉर्मल नट से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसका शेप ऊपर रिंग की तरह होता है इसलिए इसको रिंग नट बोला जाता है, और इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन लगा हुआ रहता है। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात यहाँ पे किया गया है, ओके, ये इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये कटा हुआ भाग, ओके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो किसका रेशियो होता है? मैक्सिमम साइज ऑफ कॉलम टू द मिनिमम साइज ऑफ कॉलम का, विड्थ ऑफ अ कॉलम टू डेप्थ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम, या इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू विड्थ ऑफ अ कॉलम। तो सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो किसका रेशियो होता है, तो वो होता है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ स्लाइडिंग is directly proportional, inversely proportional, equal to cos phi multiplied by, या does not depends upon the distance of the point of contact from the pitch point। तो जो velocity of a sliding contact bearing का होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पिच पॉइंट के। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि कॉलम इज नोन एज लॉन्ग कॉलम। कॉलम देखिए बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है आपका लॉन्ग कॉलम और एक होता है आपका
शॉर्ट कॉलम, ठीक है। तो ये लॉन्ग कॉलम लॉन्ग है या कौन सा कॉलम शॉर्ट है, ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है उसका स्लेंडरनेस रेशियो से। यानी कि अगर किसी कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो जो है 80 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। और अगर वो 80 से कम है तो वो आपका शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉन्ग कॉलम, तो लॉन्ग कॉलम मतलब 80 से ज़्यादा, तो 40 ये आपका शॉर्ट, 50 80 से कम है, 70 भी आपका 80 से कम है, तो बचा क्या 100, 100 आपका 80 से ज़्यादा है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका कॉलम के अलग अलग शेप का डायग्राम है। ओके, आई होप कि आप लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और सिलेंडर्स रेशियो आसानी के साथ समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द बॉल बेयरिंग आर प्रोवाइडेड विद अ केज, यानी कि जो बॉल बेयरिंग होता है उसमें केज प्रोवाइड किया जाता है। अभी केज किसको बोलते हैं, तो देखिए ये पूरा बॉल बेयरिंग है, ये इसके बॉल्स हैं, ये क्या है, इसके बॉल्स हैं, ठीक है। केज जो बेसिकली ये पोर्शन और इस पोर्शन को जो है ना, ये वाला ऊपर वाले पोर्शन को, इसको केज बोला जाता है। ये क्या करता है, तो ये आपका जो रोलर्स हैं, इन रोलर को बाहर आने से रोकता है। तो क्या बोला, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, बिल्कुल नहीं। टू फैसिलिटेट स्लिपिंग ऑफ बॉल्स, ये भी बिल्कुल नहीं। टू प्रिवेंट द लुब्रिकेशन फ्रॉम फ्लोइंग आउट, ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, टू मेंटेन द बॉल एट अ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यानी कि एक बॉल से दूसरे बॉल के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करके रखने के लिए ये केज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसका बेयरिंग है जो मैंने आपको अभी बताया था। ये बॉल्स हो गया, ये केज हो गया, और अगर ये केज नहीं होगा तो ये बॉल्स जो है एक दूसरे से कहीं पर भी जा सकते हैं, इसलिए इनके बीच में बराबर डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसलिए केज का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हेन स्क्रू थ्रेड आर टू बी यूज्ड इन अ सिचुएशन व्हेन पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, देन द स्क्रू थ्रेड सुटेबल फॉर दिस विल बी। यानी कि वन डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन या सीधी इधर हो या एक डायरेक्शन इधर हो, यानी कि किसी भी एक डायरेक्शन में जाने के लिए जब कोई स्क्रू थ्रेड यूज़ होता है तो वो कौन सा थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड या बटरेस थ्रेड। तो वन डायरेक्शन के लिए आपका होता है बटरेस थ्रेड, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पे टू डायरेक्शन के लिए तो वहाँ पे आपका स्क्वायर थ्रेड करेक्ट आंसर होगा। तो बटरेस थ्रेड का देखिए ये इसका डायग्राम है, ये कैसा है, सिंगल लाइन में, यानी कि वन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर फिर अगेन इधर, फिर अगेन इधर, तो ये आपका ऐसा ही कर्व बनता जाएगा, ठीक है। अब जितना आगे तक लेके जाएंगे इसके थ्रेड्स ऐसे ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन रेडियल कैम, यानी कि जो रेडियल कैम होता है उसमें फॉलोअर का मोशन क्या होता है। यहाँ पे जो डायग्राम में ये पोर्शन है इसको कैम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसको आप क्या बोलते हैं, तो फॉलोअर बोलते हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैम कौन सा है और फॉलोअर कौन सा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं रेडियल कैम में, मतलब जो कैम का शेप है अगर वो रेडियल है तो फॉलोअर कैसा मोशन होगा, डायरेक्टली परपेंडिकुलर, डायरेक्शन पैरेलल, एनी डायरेक्शन या अलोंग द कैम एक्सिस। तो रेडियल कैम में जो फॉलोअर मूव होगा वो आपका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस होगा, यानी कि ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम डक्टिलिटी, यानी कि किस मटेरियल की जो डक्टिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, माइल्ड स्टील की, कॉपर की, जिंक की या एल्यूमिनियम की। तो मैक्सिमम डक्टिलिटी होती है वो किसकी होती है, तो वो आपकी माइल्ड स्टील की होती है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि व्हेन अ बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग, यानी कि अगर कोई बोल्ट में शॉक लोडिंग आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, बोल्ट शुड बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्रेकेज, यानी कि वो कहाँ से वो बोल्ट टूट जाएगा, हेड से, शैंक से, थ्रेड से या मिडिल से। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चारों पार्ट्स है वो कहाँ पे होते हैं। तो देखिए हेड जो है ये बोल्ट का हेड है, ये इसका शैंक है, यहाँ से यहाँ तक जो है शैंक है, थ्रेड्स वाला पोर्शन ये थ्रेड्स है, और मिडिल आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो जब कभी भी आपका शॉक लोड लगेगा तो जो आपका ब्रेक होगा वो आपका कहाँ से होगा, तो ब्रेकिंग सबसे पहले थ्रेड से होगा, क्योंकि थ्रेड जो है वो आपका कमज़ोर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन, यानी कि यूनिलेटरल सिस्टम में जो टॉलरेंस होता है वो कहाँ होता है, वन साइड ऑफ द एक्चुअल साइज, वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, बोथ साइड ऑफ द एक्चुअल साइज या बोथ साइड ऑफ द नॉमिनल साइज। तो यूनिलेटरल सिस्टम में जो टॉलरेंस होता है वो टॉलरेंस कहाँ पे अलाउ होता है, तो वो आपका वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, यानी कि नॉमिनल साइड के एक साइड में होता है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि द पाइप जॉइंट मोस्टली यूज फॉर पाइप कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर, यानी कि अगर आपके पास में कोई पाइप है और उसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, और पानी का जो प्रेशर है वो काफ़ी लो है, यानी कि लो प्रेशर के लिए तो आप कौन सा जॉइंट यूज़ करेंगे, सॉकेट जॉइंट, निप्पल जॉइंट, यूनियन जॉइंट या स्पाइगो जॉइंट, सॉकेट जॉइंट। तो लो प्रेशर के लिए हम सॉकेट जॉइंट यूज़ करते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको कौन से पाइप की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए नॉर्मल पाइप है, ठीक है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो जॉइंट यूज़ करते हैं वो सॉकेट जॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि सरफेस एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ गियर मटेरियल इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स इलास्टिक स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, ब्रिनलेस हार्डनेस नंबर, टफनेस। तो सरफेस एंड्योरेंस लिमिट जो होता है वो किसके लिए होता है, तो वो आपका ब्रिनल हार्डनेस नंबर के लिए, तो सी इज़ अ
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि द रेजिस्टेंस टू फटीग ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाई, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका किसी भी फटीग ऑफ अ मटेरियल का वो कैसे मेजर करता है, इलास्टिक लिमिट से, यंग मॉडुलस से, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से या एंड्योरेंस लिमिट से। तो वो रेजिस्टेंस जो मेजर करता है वो आपका एंड्योरेंस लिमिट से करता है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग आर नोन एज, यानी कि जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग होता है उसको और क्या कहा जाता है, थिक लुब्रिकेटेड बेरिंग, प्लास्टिक बेरिंग, थिन लुब्रिकेटेड बेरिंग या एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। तो आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग को क्या कहा जाता है, तो वो आपका एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कहलाता है। तो आपका एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में आपका कौन कौन सी बेरिंग आता है, तो एक आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट आता है और एक आपका नीडल रोलर बेरिंग, ये दोनों ही आपका एंटी फ्रिक्शन के अंदर आता है। एंटी फ्रिक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रोलर शेप में है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका इसके अंदर जाएगा और ये पार्ट इसके अंदर आएगा, तो उससे आपका पूरा बेरिंग बन के रेडी होगा। तो ये एक दूसरे के रोलर के ऊपर में घूमता है, इसलिए ये एंटी फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन नहीं होता या लगभग नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइज ऑफ अ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाई, काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो गियर का जो साइज़ है वो कैसे स्पेसिफाई होता है, प्रेशर एंगल बिल्कुल नहीं, पिच सर्कल डायमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर, सर्कुलर पिच और डायमीटरल पिच से नहीं होता, यानी कि पिच सर्कल डायमीटर से ही आपका किसी भी गियर का साइज़ डिसाइड होता है कि गियर का साइज़ बड़ा है या गियर का साइज़ छोटा है। ये आपका गियर का डायग्राम है, ठीक है। गियर का डायग्राम हमने देखा होगा कि कुछ इस तरह जो डायग्राम रहता है, ठीक है, ये आपका पिच सर्कल डायमीटर रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेरिंग ऑफ हैवी सीरीज़, यानी कि जो बेरिंग जो आपका हैवी सीरीज़ का होता है उसकी कैपेसिटी कैसी होती है मीडियम सीरीज़ से, 10 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40% या 40 to 50%। तो हैवी सीरीज़ की होती है आपका 20 to 30% और लाइट सीरीज़ की होती है 10 to 20%, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी देखिए नॉर्मल बेरिंग है, ये बेरिंग को असेंबली डिसम्बल करके दिखाया है, इसको जब असेंबल करेंगे तो सारे पार्ट्स को आपका इसके नीचे लेके आना पड़ेगा, ये इसके बॉल्स है जिसकी मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द टेपर ऑन क्वार्टर वेरी फ्रॉम, यानी कि जो क्वार्टर जॉइंट में जो क्वार्टर होता है वो कैसे वेरी होता है, 1:15 to 1:10, 1:24 to 1:20, 1:32 to 1:24, 1:48 to 1:24। तो जो टेपर होता है क्वार्टर जॉइंट में वो होता है आपका 1:48 to 1:24, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका क्वार्टर जॉइंट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज़ यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो एक डायरेक्शन के लिए मैं पहले ही बताया था आपको, एक डायरेक्शन के लिए बटरेस थ्रेड, और अगर ये दोनों डायरेक्शन में है तो उस केस में आपका स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। तो सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन आ गया है इसलिए। तो व्हेन द बेरिंग इज सब्जेक्टेड टू लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ लोड एंड हैवी इम्पैक्ट, द बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर शुड बी 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स या 20 टाइम्स द बेरिंग मॉड्यूल्स। तो जब कभी भी आपका बेरिंग जो हैवी इम्पैक्ट में क्या रहता है तो वो आपका 15 गुना हो जाता है किसके, बेरिंग मॉडुलस के, ठीक है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज यूज फॉर ब्रिटिल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल या नॉन फेरस मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप एनएमडीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को